मैं हूं वीर सिंह, आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं। और आज जो है गॉस प्रमेय हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे, उसके आगे का जो डेरिवेशन उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन उस डेरिवेशन को समझने से पहले उसके पहले हम पढ़ेंगे आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है। और इसको जब हम पढ़ लेंगे तब अनंत एक समान रूप से आवेशित चालक, एक समान रूप से आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हम लोग करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक्स कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो बिना समय गंवाए हम आपको लेकर चलते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं आवेश का रैखिक घनत्व। लेकिन एक शर्त है कि आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको इसका आनंद मिलेगा। तो बात करते हैं आवेश का रैखिक घनत्व है क्या। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर एक समान रूप से एक तार ले लेते हैं, ये एक तार ले लेते हैं, ठीक है। और इस तार का नाम, इस तार का कोई नाम हम ले लेते हैं, इस तार का नाम ले लेते हैं, इस तार का नाम रखते हैं AB। ये एक तार है और इसकी लंबाई क्या है, स्मॉल l। इस तार की लंबाई स्मॉल l है और इस पर प्लस q कूलम का आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है। प्लस q कूलम का आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि q कूलम के आवेश को, यदि q कूलम के आवेश को स्मॉल l लंबाई के किसी तार पर एक समान रूप से क्या हो, वितरित हो, तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को हम क्या कहते हैं, आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, q कूलम का आवेश है, इस q कूलम के आवेश को क्या किया, इस तार पर क्या किया, समान रूप से फैला दिया, ठीक है। और इस तार की लंबाई कितनी है, स्मॉल l है। तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को हम क्या कहते हैं, आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। तो परिभाषा को देखते हैं। यदि q कूलम का आवेश, यदि q कूलम का आवेश, यदि q कूलम का आवेश स्मॉल l लंबाई, स्मॉल l लंबाई के तार पर समान रूप से वितरित हो, समान रूप से वितरित हो, तो तार के प्रति मीटर लंबाई, तार के प्रति एकांक लंबाई, तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रैखिक, आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं, रैखिक घनत्व कहते हैं। यदि q कूलम आवेश, यदि q कूलम आवेश को स्मॉल l लंबाई के तार पर समान रूप से वितरित हो, यदि q कूलम आवेश स्मॉल l लंबाई के तार पर, ध्यान दीजिएगा, यदि q कूलम आवेश स्मॉल l लंबाई के तार पर समान रूप से वितरित हो, तो तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आवेश का रैखिक घनत्व सूत्र होता है आवेश का रैखिक घनत्व बराबर आवेश बटे
आवेश बटे तार की लंबाई, आवेश बटे तार की लंबाई। और आवेश के रेखीय घनत्व को हम किससे लिखेंगे, लैम्डा से, और आवेश को हम किससे लिखेंगे, क्यू से, और तार की लंबाई को किससे लिखते हैं, एल से। इस तरह से लैम्डा बराबर क्या मिल गया, क्यू बटे एल। अब मात्रक निकालना हो तो मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। इस तरह से x का मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर। तो लिखेंगे आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। एक बार और समझ लीजिए, यदि q कूलाम का आवेश L लंबाई के तार पर, स्मॉल L लंबाई के तार पर समान रूप से वितरित, यानी q आवेश को हमने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके पूरे आवेश पर क्या किया, फैला दिया। यदि स्मॉल L लंबाई के, यदि q कूलाम आवेश स्मॉल L लंबाई के तार पर समान रूप से वितरित हो तो तार के प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को हम क्या करते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व करते हैं, इसे लैम्डा से प्रस्तुत करते हैं। और आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर, आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर क्या होता है, आवेश बटे तार की लंबाई। और आवेश को क्यू से लिखते हैं और तार की लंबाई को एल से लिखते हैं। इस तरह से इसका मात्रक अगर निकालना हो तो आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अब अगला जो डेरिवेशन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, ये अक्सर आता है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई का कोई आवेशित तार हो तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आप कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए। एक अनंत लंबाई का हम तार बना ले रहे हैं, ये अनंत लंबाई का एक तार है, और डॉट 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 इसको भी नीचे तक बढ़ा दीजिए और इसको भी नीचे तक बढ़ा दे रहे हैं। इसको भी क्या करेंगे, ऊपर तक ले जाएंगे और इसको भी ऊपर तक ले जाएंगे। ये अनंत लंबाई का तार है, इसका कोई परिमित नहीं है, यानी नीचे भी विस्तार हो सकता है, ऊपर भी विस्तार हो सकता है। और इस पर प्लस क्यू कूलाम आवेश समान रूप से क्या है, वितरित है, ठीक है। नीचे भी प्लस क्यू कूलाम आवेश क्या है, समान रूप से वितरित है। और इस आवेश का रेखीय घनत्व क्या है, लैम्डा, यहाँ लैम्डा मैं लिख दे रहा हूँ। आवेश का रेखीय घनत्व क्या है, लैम्डा मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है, ये लैम्डा हो गया। और इस अनंत लंबाई के तार से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, क्या है, इस एक बिंदु P है, और इस बिंदु P से क्या करेंगे, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इस बिंदु P से होकर क्या करेंगे, एक समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचेंगे, एक समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचेंगे। और समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ, ये देखिए ऐसे आप एक समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींच लेंगे, थोड़ा सा ये, हाँ ये एक समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींच लेंगे। ये ऊपर का नीचे का हो गया पोर्शन, ये ऊपर का पोर्शन बना लेंगे, ठीक है। ये डॉट L लंबाई, इसकी लंबाई क्या मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्मॉल L लंबाई हो गया डाटा। और इस पृष्ठ पर ही एक अल्पांश अवयव ले लेंगे, जिसका ये बिंदु B यहाँ लिख दे रहे हैं, और इसका अल्पांश अवयव का मान क्या है, dA है, जिसको हम वेक्टर सदिश रूप में लिखेंगे वेक्टर A से। और यहाँ जो है, यहाँ P लिख दे रहे हैं और यहाँ एक वेक्टर E लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी ये क्या है, एक बेलन यहाँ थोड़ा सा ये सिस्टम ये बना देते हैं, हम बेटर तरीके से बना दे रहे हैं। ये आपका बेलन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यह अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, जिसका रेखीय घनत्व क्या है, लैम्डा है, और इस तार पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश क्या हो, समान रूप से वितरित है। ये नीचे वाला पोर्शन अभी सटीक नहीं बैठ रहा था, ये ऐसे, ठीक है, ये बेलन है। तो समझिए हमको क्या करना, माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार लेना है, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार लेंगे, जिस पर प्लस क्यू कूलाम एक समान रूप से वितरित है, और इसका रेखीय घनत्व क्या है, लैम्डा है। इस अनंत लंबाई के तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से होकर एक समाक्ष गॉसियन L लंबाई का एक समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। इसका नाम क्या है, क्या कहेंगे, समाक्ष
गॉसियन, समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ, बेलनाकार पृष्ठ, समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ, ये हमने लिख दिया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, थोड़ा सा इसको लिखेंगे। माना स्मॉल एल लंबाई का, माना इसे लिखेंगे माना अनंत लंबाई का, माना अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित, एक समान आवेशित तार, एक समान आवेशित तार, एक समान आवेशित तार जिसका रेखीय घनत्व, जिसका रेखीय घनत्व यहाँ से पाठ करते हैं, जिसका रेखीय घनत्व लैम्डा है, लैम्डा है, इस तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है। देखिए इस तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए माना बिंदु P से होकर स्मॉल एल लंबाई का एक समाक्ष गॉसियन, बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं, माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार, माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार जिसका रेखीय घनत्व क्या है, लैम्डा है, और इस तार से स्मॉल आर दूरी पर, इस तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए माना बिंदु P से होकर एल लंबाई का, स्मॉल एल लंबाई का एक समाक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, और बिंदु P पर तथा इस पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव dA है, एक क्षेत्रफल अवयव dA है। ये एक क्षेत्रफल अवयव क्या है, इसका नाम है dA, जिसको सदिश रूप में वेक्टर dA से निरूपित किया गया है। एक क्षेत्रफल अवयव dA है, अतः dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अतः क्षेत्रफल अवयव dA से होकर, क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अतः क्षेत्रफल और dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए dA से एक छोटे से अल्पांश के द्वारा निकाल रहे हैं, तो इसलिए वैद्युत फ्लक्स को हम किसे लिखेंगे, d phi e से, और d phi e बराबर किसका होगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA।
वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, यानी वेक्टर ई यहाँ है, यहाँ वेक्टर ई है और वेक्टर डी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। और इस तरह से डी फाई ई का मान जब निकालेंगे, डी फाई ई का क्या, दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होगा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, इन दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच बने कोण के गुणज के गुणनफल के बराबर होता है। वेक्टर ई का परिमाण ई होगा, डी ए का परिमाण डी ए होगा, इनटू क्या होगा, cos थीटा। यहाँ चाहे तो दर्शा सकते हैं, चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर किसके पढ़े थे यार, ए बी cos थीटा। ये आप पढ़े हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर किसके होता है, ए बी cos थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए वेक्टर ए की जगह ए, वेक्टर बी की जगह बी और cos थीटा, वेक्टर ई की जगह ई, वेक्टर डी की जगह डी इनटू cos थीटा। अब ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, आप बताइए इस तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, तो जब स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है तो इस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। तो लिखेंगे बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीव्रता को ई से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखते हैं। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और q अपान किसके, इनके बीच, यहाँ q यहाँ फैला हुआ है, ये सब प्लस q आवेश है, तो q, अब बीच की दूरी क्या है, r स्क्वायर। अब ये e का मान आप चाहेंगे तो समीकरण 1 में रख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे e का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे e का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब e का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो e का मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्या होगा, डी फाई बराबर, ये e के जगह रखते हैं तो क्या होगा, e 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या होगा, नहीं थोड़ा सा इसमें आप क्या करेंगे, थीटा का मान रख देते हैं, थीटा का मान 0, इसको थोड़ा सा सिस्टम में लाना पड़ेगा, ये एडवांस हो गया है। इसमें क्या करते हैं, थीटा का मान, चूंकि देखिए ये दोनों जो है ये ई और ए दोनों के बीच ये परपेंडिकुलर है, तो थीटा का मान 0 अंश रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा आपका मान ई डी ए इनटू क्या होगा, cos 0, और cos 0 अंश का मान क्या होता है, 1। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई डी ए, ठीक है। और cos 0 का मान इधर साथ दीजिएगा, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है, तो लिख देंगे 1, ठीक है। ई डी ए। अब किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, तो लिखेंगे बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, इसको समीकरण बनाते हैं, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान किस के r स्क्वायर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी q अपान r स्क्वायर हो गया। अब ये E का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो E का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो E डी ए, तो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ आप क्या करिए, अभी तो एक क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला है ना, ये क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, और संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे। अतः संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से ऊपर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
देखिए जब संपूर्ण पृष्ठ से निकालिएगा इसको फाई ई से लिखते हैं, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई ई हो जाएगा, और इंटीग्रेशन डी फाई ई का मान क्या था तो कहेंगे पी डी ए, यानी फाई ई का मान हो गया पी डी ए। इस तरह से देखेंगे तो फाई ई का मान आ गया किसके, ई कांस्टेंट है इंटीग्रेशन डी ए, और इंटीग्रेशन डी ए का मान क्या होता है, फाई ई बराबर किसके आ गया ई ए, क्या होगा ई ए, क्या होगा ई ए, तो फाई ई बराबर किसके आ गया ई ए। अब यहाँ आप बना सकते हैं इसको समीकरण को हम बना सकते हैं, क्योंकि ये बताइए ये जो है ये एरिया है, एरिया माने क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल है, इस बेलन का क्षेत्रफल, और बेलन के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वही बेलन का क्षेत्रफल होता है। तो चूंकि बेलन का क्षेत्रफल यानी बेलन का क्षेत्रफल का मतलब वक्र पृष्ठ, बेलन का क्षेत्रफल का मतलब क्या वक्र पृष्ठ, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, एच का मतलब ऊंचाई होता है, या ऊंचाई में क्या है एल। अब ये और क्षेत्र वक्र पृष्ठ को या क्षेत्रफल को हम किससे लिखते हैं ए से, ए का मान है 2 पाई आर एल, तो ए का मान रख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आइए, समीकरण 1 से क्या होगा फाई ई बराबर ई होगा, और ए के जगह क्या रखोगे, ए के जगह 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, समीकरण नंबर 2 कर दीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी बात करेंगे, देखिए अब आइए अब बात करते हैं गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय क्या करता है, गॉस प्रमेय से हमने आपको बताया था कि कोई भी निर्देशन बिना गॉस प्रमेय से हो नहीं सकता है। तो फाई ई बराबर किसका होता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0, फाई ई बराबर किसका होता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0। इसको आप बनाएंगे 3, और चूंकि लेम्डा रेखीय घनत्व को हम लेम्डा से लिखते हैं, और रेखीय घनत्व अभी मैं जस्ट इसके पहले मैं किया बताया था, रेखीय घनत्व लेम्डा बराबर होता है क्यू अपान एल, यहाँ से 3 गुणा करेंगे तो क्यू बराबर क्या होगा लेम्डा एल पे। अब ये क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर जब क्यू का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या होगा ध्यान दीजिए। अब क्यू का मान समीकरण 3 में रखिए फाई ई बराबर क्यू की जगह क्या रखेंगे लेम्डा एल रखेंगे, लेम्डा एल बटे क्या होगा एप्सिलॉन 0, इसको आप बना लीजिए 4, और 4 और 2 को देखना है, समीकरण 2 को देखिए और समीकरण 4 को, तो समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से क्या दिख रहा है ध्यान दीजिएगा। समीकरण 2 और 4 से देखेंगे तो बायां पक्ष सेम सेम है, तो दायां पक्ष भी क्या होगा सेम सेम होगा, ई गुणे 2 पाई आर एल, ई गुणे 2 पाई आर एल बराबर किसके लेम्डा एल बटे एप्सिलॉन 0 के। स्मॉल एल से स्मॉल एल काट दीजिए, ये 2 पाई आर को उठा उधर कर दीजिए, तो ई बराबर हो जाएगा लेम्डा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन 0। इस तरह से ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल गया लेम्डा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन 0, और मात्रा क्या होगा न्यूटन प्रति कूलम, क्या होगा न्यूटन प्रति कूलम। अब इसको एक बार और सरसरी निगाह से समझ लेते हैं, तब आपको ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। समझते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या था, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले क्या करोगे, एक अनंत लंबाई का एक तार लेंगे, ठीक है, इसका लंबाई अनंत है, इधर भी आगे बढ़ सकता है नीचे भी बढ़ सकता है, और इस पर हमने क्या किया प्लस क्यू कूलम आवेश समान रूप से इस तार पर क्या किया फैला दिया। फैलाने के बाद हमने क्या किया, इस तार का रेखीय घनत्व क्या ले लिया लेम्डा, ठीक है, और लेम्डा ले लिया, और इस आवेश से इसको यहाँ मिटा देते हैं जो बाहर आएगा, ये अंदर नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा इस तार से स्मॉल आर दूरी पर सबसे पहले क्या करेंगे, माना अनंत लंबाई का एक तार दीजिएगा जिस पर प्लस क्यू कूलम आवेश समान रूप से वितरित है। इस तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से होकर एक
समाक्ष गौसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचेंगे जिसकी लंबाई कितनी थी, स्मॉल एल थी, और इस पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव क्या था, डीए था, ठीक है, जिसको सदिश रूप में वेक्टर डीए से निरूपित करते हैं, और इस आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता क्या है, वेक्टर बी है। हम लिखे क्या है, हम लिखे क्या है, माना अनंत लंबाई था ही, माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार, एक समान आवेशित तार, इस पर आवेश समान रूप से वितरित है, एक समान आवेशित तार जिसका रेखीय घनत्व क्या है, जिसका रेखीय घनत्व लैम्डा है। इस तार से स्मॉल आर दूरी पर, इस तार से स्मॉल आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना इसके लिए माना बिंदु P से, इसके लिए माना कि बिंदु P से L लंबाई का, स्मॉल L लंबाई का एक समाक्ष गौसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं तथा इस पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव क्या है, DA, ठीक है। अतः क्षेत्रफल अवयव DA, अतः इस क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो जब क्षेत्रफल अवयव DA लेंगे तो वैद्युत फ्लक्स d फाई होगा, और जब पूरा पृष्ठ लेंगे तो सिर्फ फाई ही होगा। तो क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, और दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, इस सदिश के परिमाण और इस सदिश के परिमाण के गुणनफल, और इनके बीच cos थीटा के बराबर होता है। जैसे वेक्टर E डॉट वेक्टर B बराबर होता है a b cos थीटा, ऐसे वेक्टर E डॉट वेक्टर DA बराबर किसके, e dA cos थीटा होता है। तो इस तरह से d फाई का मान करके e dA cos थीटा। अब क्योंकि ये एक दूसरे के लंबवत ये माने जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए थीटा का मान इसमें उल्टा चलता है, लंबवत है तो थीटा का मान 0 और समांतर है तो थीटा का मान 90 अंश। तो आप क्या करेंगे, थीटा का मान कितना रख देंगे, 0 और cos 0 का मान कितना होता है, क्योंकि देखिए अगर ये 90 अंश हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं, यानी कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए cos, इसलिए हम थीटा क्या रखोगे 0, cos 0 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ लिखेंगे e dA हो गया। अभी तो एक कहानी एक छोटे से अवयव के द्वारा निकाले हो, अब पूरे पृष्ठ से, इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला, अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब जब संपूर्ण पृष्ठ से लेंगे तो जो d फाई लिख रहे थे, जब छोटा सा अल्पांश ले रहे थे तो d फाई, आप जब पूरे पृष्ठ से लिखेंगे तो सिर्फ क्या होगा, फाई e बराबर, और इधर जो एक अल्पांश वाला लिया बना आया था वैद्युत फ्लक्स, उसके समाकलन के बराबर होता है इंटीग्रेशन d फाई, और d फाई का मान क्या था e dA, e कांस्टेंट है बाहर जाएंगे इंटीग्रेशन dA, और इंटीग्रेशन आपको बताया गया था इंटीग्रेशन dx बराबर x के, इंटीग्रेशन dy बराबर y के, इंटीग्रेशन dz बराबर z के। तो ऐसे इंटीग्रेशन माने समाकलन, समाकलन dA बराबर किसके, a के, ऐसे समाकलन dx को रहता क्या लिखते हैं x, समाकलन dy रहता क्या लिखते हैं y। याद रखिएगा समाकलन dA बराबर किसके, a के। ये समीकरण नंबर 2 बना। अब बेलन का क्षेत्रफल, चूंकि ये बेलन है, बेलन का क्षेत्रफल को ही वक्र पृष्ठ करते हैं, और बेलन के वक्र पृष्ठ यानी क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 पाई RH, क्या होता है 2 पाई RH, और h के जगह ऊंचाई जो है क्या l है, इसमें क्या होगा 2 पाई RL हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से पाई e बराबर e गुणे, और a की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई RL, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। गॉस प्रमेय क्या करता है, गॉस प्रमेय क्या करता है, फाई e बराबर यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, तो फाई बराबर 2/ε0 गुना होता है। अच्छा, रेखीय घनत्व को किसे लिखते हैं, लैम्डा से रेखीय घनत्व, तो लैम्डा दिया गया है यहाँ, तो लैम्डा बराबर होता है q/l के, तिरिया गुणा करेंगे तो q बराबर लैम्डा l के। अब इस q का मान समीकरण 3 में रखिए, q का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो फाई e बराबर q की जगह क्या होगा, इस q की जगह क्या होगा लैम्डा l होगा बटे ε0 के। समीकरण नंबर 4 में देखो और 2 पे देखो, समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 आपका क्या है ये i बराबर कहाँ गया, समीकरण 2 और 4 यानी इसको देखना है, ये समीकरण 2 और इसको क्या करिए 4 में देखिए, तो फाई e तो यह बराबर इसके हो जाएगा e गुणे 2 पाई RL, e गुणे 2 पाई RL बराबर किसके लैम्डा l बटे ε0 के। स्मॉल l से स्मॉल l काट दीजिए, e का मान निकालेंगे तो 2 पाई r गुणनफल में इधर आकर बटे हो जाएगा तो लैम्डा बटे 2 पाई r ε0, और मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम्ब। इस तरह से आप अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तुलना अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बताइएगा लैम्डा बटे 2 पाई r ε0, और उसका मात्रक क्या होगा न्यूटन प्रति कूलम्ब। इस तरह से आपका यह डेरिवेशन भी समाप्त होता है, और आई होप आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा, और मुझे विश्वास है कि जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे और इसको अधिक से अधिक शेयर करते होंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए उत्साह के साथ, एक नए डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।